नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपके बारे में। चलिए आज हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रिसेंट सर्कुलर आया है दिसंबर 23 को, जिसमें उन्होंने डिटेल में एग्जामिनेशन बताया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का। देखिए ये वेबसाइट है ssc.nic.in, ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूँगी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले देखिए इसका जो सर्कुलर है उसको डिटेल में पढ़िएगा। आप फिर ही इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी या आपने गलत भर दी तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 23 दिसंबर का है। आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नोटिस खुल जाएगा। इसमें देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। देखिए इसमें आई थिंक ये बेटर रहेगा कि मैं ऐसे ही शो कर देती हूँ। देखिए इसमें जो सबमिशन है, मैं अभी आपको टोटल प्रोसीजर बताऊंगी कि इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, सबमिशन प्रोसीजर क्या है, डेट्स क्या है, सब, ताकि आप इसमें कम से मतलब ना के बराबर ही मिस्टेक कर पाएँ। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपको कहीं पे कोई पेपर फॉर्म नहीं भरना, कहीं आपको सबमिट नहीं करवाना होगा, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी और वही एक सिंपल प्रोसीजर रहेगा। देखिए 23/12 से इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और पूरा 1 महीना चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 23 जनवरी इसका लास्ट डेडलाइन है तो आप 23 जनवरी को ही फॉर्म भरना बैठेंगे। अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मीट करते हैं तो फॉर्म आप आज ही भरिए, ताकि कोई अगर करेक्शन भी करनी हो या कोई मान लीजिए कोई उनसे रिस्पॉन्स भी आता है तो आप विद इन ड्यू टाइम उसको प्रॉपर भर लें। तो इसके जो डेडलाइन है वो 23 जनवरी तक है। जो इसका पेमेंट का है, जो मतलब आपको ऑनलाइन का है, तो वो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का जो डेडलाइन है वो 25 जनवरी रात को 11:30 बजे तक है। तो अगर फॉर्म आज ही भर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि साइड बाय साइड उसके पेमेंट भी कर दीजिए। लटकाने वाले का कोई सीन नहीं है। तो आप जो काम है वो जल्दी से निपटाइए, ताकि आपके जो ये प्रोसीजर है ये एक बार में कंप्लीट हो, आपको बार बार इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं, उसकी जो डेडलाइन है, तो जो अगर जनरेट होता है जो चालान, तो वो 26 जनवरी तक जनरेट हो जाना चाहिए। और अगर पेमेंट करते हैं चालान के थ्रू, तो उसका जो बैंक के वर्किंग आवर्स हैं उसका जो लास्ट डेट है वो 27 तक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या होगा कि जैसे जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो 28 से लेकर 1 फरवरी तक रात को 11:30 बजे तक कोई भी आपको चेंजेस करने होंगे ना, तो आप चेंजेस करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन अब बाद में आपको पता चला कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, तो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में ये आपको 5 दिन मिलेंगे लगभग, जिसमें कि आप 3-4 दिन मिलेंगे लगभग, जिसमें कि आप चेंजेस करवा सकते हैं। और इसकी ये डेडलाइन है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये चार्जेबल है। अगर आप कोई भी करेक्शन करवाते हैं उसको आपको उसका आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप गलती करें और फिर बाद में पेमेंट करते फिरें। इसलिए बेटर यही है कि आप फॉर्म भरें, आराम से भरें, लेकिन ध्यान रखिए कोई मिस्टेक ना हो। और देखिए इसका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अप्रैल में है। उसका नोटिफिकेशन आपको जब प्रोसीजर आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। और जो इसका जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम जो होगा वो भी आपको बाद में पता चलेगा। तो देखिए ये शुरुआत है इस वीडियो का। ये वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो। तो अगर आपको वाकई में ही अप्लाई करना और स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं आपकी क्या प्रोसीजर है, कैसे है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। और आपके अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। विद इन 24 आवर्स हम आपको इसका रिस्पॉन्स दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो अब वो देख लेते हैं। इसमें जो है आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो निकली है डिफरेंट मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए इसमें ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इन पोस्ट से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया भी है, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं और आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अप्लाई कर दूं, लेकिन अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं करते हैं
तो चाहे आप कितना भी अप्लाई कर लीजिए, आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, आपका कैंडिडेचर वहीं कहीं वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ये पोजीशंस देख लीजिएगा। ग्रुप बी, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पोस्ट का नाम है और किस डिपार्टमेंट में फॉलो करता है, ये ध्यान रखिएगा, और उसके एज ब्रैकेट क्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए वो आपको ये बोल रहे हैं कि जो ये नोट 1 है, नोट 1 के हिसाब से वो ये बोल रहे हैं आपको कि जो आपको ना प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी कि आप कौन कौन सा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, और शायद 3 पोस्ट का आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो जो भी कोई फाइनल पोस्ट किसी को मिलती है, या जो फाइनल पोस्ट का अलॉटमेंट कराता है कमीशन, तो वो मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस पर ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको एक पोस्ट अगर उन्होंने दे दी तो वो अब आपको दूसरी पोस्ट के लिए भी आपके प्रेफरेंस एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये उन्होंने बोला है। और दूसरा देखिए, इसमें उन्होंने ये पॉइंट को बार बार ना बहुत एम्फोसाइज दिया हुआ है कि देखिए जैसे मान लीजिए कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको फिजिकल का या आपका मेडिकल का टेस्ट होंगे, लेकिन अगर आप वो फेल कर जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कोई और एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और देखिए जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि आपके प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि कुछ पोस्ट हैं जो मैं आगे भी अभी कवर करूँगी, जैसे कि इंस्पेक्टर पोस्ट सेंट्रल एक्सरसाइज में, या मान लीजिए सब इंस्पेक्टर CBN में या सब इंस्पेक्टर CBI में, उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के। देखिए ये लिखा हुआ है अनेक्शर, आप ये भी पढ़ सकते हैं। 27 में उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, अगर वो मीट करते हैं आप तभी ये फॉर्म भरिएगा या ये पर्टिकुलर पोस्ट को आप भरिएगा, अदरवाइज आप ये प्रेफरेंस मत ही दीजिएगा, तो वो बेटर रहेगा। और देखिए उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो डिपार्टमेंट में कहीं पर भी इंडिया में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। वैसे तो देखिए जो ये पोस्ट निकली हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कहीं पर भी पोस्ट कर सकती है, आपका कहीं पर भी प्लेसमेंट कर सकती है। तो आप ये बात का भी ध्यान रखिएगा जब आप ये अप्लाई करेंगे। तो आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन और करेंगे कि कैसे आप क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। दूसरा इसमें एक बात और बता देती हूँ कि देखिए जैसे कि हम यहाँ पे नोट 3 की बात कर रहे हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर जिन कैंडिडेट्स की बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में है या उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, तो उनको कमर्शियल स्ट्रीम में प्रेफरेंसेस या उनका अलॉटमेंट होगा, तो और अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट टू वैकेंसी। तो ये पॉइंट वो बता रहे हैं आपको। देखिए वैकेंसीज कितनी हैं पर पोस्ट या स्टेट वाइज, या अभी धीरे धीरे अपनी साइट और अपडेट करेंगे, तो बाद में आप वहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ये बात जो है जिसमें कि रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या OBC, ये EWS, ESM या PWD कैंडिडेट्स के लिए जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ उन्होंने सब डिटेल्स में दिया हुआ है, और आप उस हिसाब से फॉर्म ये भर सकते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स सर्विसमैन के जो पोस्ट हैं वो सिर्फ जो है वो ग्रुप C में निकली हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई है और वो आप उनको अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ जो है वो ग्रुप C पोस्ट के लिए, ग्रुप B पोस्ट के लिए नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब आप ये फॉर्म भरें। ये पॉइंट 3.3 है। देखिए नेशनैलिटी, अब आप अगर इन नेशनैलिटी को मीट करते हैं आप तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, या मान लीजिए अगर आप टिबेटन रेफ्यूजी हैं और आप 1 जनवरी 1962 से पहले आपकी फैमिली अगर सेटल हो रखी है इंडिया में, या आपके पास, या देखिए ये जो 4.1.5 है कि जैसे मान लीजिए आप इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आप फिलहाल अभी आप पाकिस्तान, बर्मा, ये जो कंट्रीज़ मेंशन है यहाँ रहते हैं, तो आप, और अगर आपके पास अभी जो है परमानेंटली आप सेटल्ड इंडिया में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास नेशनैलिटी का या सिटीजनशिप का प्रूफ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए एज लिमिट देखिए वो क्या है, पोस्ट के हिसाब से है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप जहाँ पर जो अभी हमने ऊपर देखा था ग्रुप B, ग्रुप C और उनका एज लिमिट,
तो जहाँ पर 18 से 27 के बीच की जो एज लिमिट है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1995 और उससे उसके बाद में 2004, 1 जनवरी 2004 या 2004 से बाद के पैदा नहीं होने चाहिए। देखिए लॉजिकल है, अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं उस हिसाब से, और फिर आप अप्लाई करिएगा, या आप जिनके लिए भी करवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ये देख के चलेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या एज रिलैक्सेशन है। देखिए अगर आप SC/ST कोटा को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका क्या है, डिफेंस पर्सनल हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उसमें आप कितना आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप C, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये था ग्रुप B का। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ग्रुप C का। देखिए तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर अप टू 40 ईयर्स या 45 ईयर्स, तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप उस हिसाब से फिर फॉर्म भरिएगा। और देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ग्रुप B है, जो गेस्टेड पोस्ट के लिए निकली हैं, एज रिलैक्सेशन जो है वो मैक्सिमम 5 साल का होगा। और अगर एक्स सर्विसमैन है जिसमें कि कमीशन ऑफिसर्स या ECOs आते हैं और उन्होंने 5 साल मिलिट्री सर्विसेज में भरा है, तो वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से फिर ये फॉर्म भरिएगा। अब देखिए इसमें इन्होंने डिटेल में ही दिया हुआ है ये, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा पॉइंट्स 5.3 से 5.4 और फिर भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ का आप ध्यान रखिएगा कि आप डेट ऑफ बर्थ उसी फॉर्मेट में भरिएगा जिसमें कि आपके मैट्रिकुलेशन या फिर 10th या 12th के जो बोर्ड में जो आपका 10th 12th का जो सर्टिफिकेट मिलता है उस हिसाब से भरिएगा, और उसमें कोई भी आप कुछ गलती मत करिएगा, बस उसको ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए इसमें आगे जो है एक्स सर्विसमैन का इन्होंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा कि एक्स सर्विसमैन किनको कहते हैं और उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, लेकिन अगर आपके मान लीजिए घर में बच्चे जो हैं जैसे सन है, डॉटर है, अगर या डिपेंडेंट है ESM के, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ESM का फॉर्म ना भरें, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जो खुद हैं ESM एक्स सर्विसमैन, सिर्फ वो उस कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो अगर उनके बच्चे हैं घर में और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो या तो अनरिजर्व कैटेगरी में भरें या जो भी एलिजिबल कैटेगरी है उसमें भरें, ESM में ना भरें। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेसिकली सिर्फ यही है कि अगर जैसे मान लीजिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अगर आप उसी वे में अपना फॉर्म भरेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी से, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वो आप डिसेबिलिटी का फॉर्म हो, डिसेबिलिटी के बेस पे भर रहे हो, या अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के बेस पे भर रहे हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ होना चाहिए। तो बेसिकली वो इस 6 वाले पॉइंट में वो सारा यहाँ पर वही कवर कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो ये है कॉम्पेंसेंट्री टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, बेसिकली इसका मतलब यही है कि जिनको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, ब्लाइंडनेस है जिनको, और अगर उनको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेंशन करके चलेंगे। अनेक्चर 1 में उन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वो स्क्राइब का मेंशन करके चलें ताकि उस हिसाब से उनको स्क्राइब प्रोवाइड करे जाए, या फिर वो इसको डिक्लेयर करें कि अगर वो खुद अपना स्क्राइब लेकर आ रहे हैं तो वो उसके बारे में मेंशन करके चलें। तो ये भी आप इसको देखिएगा। और जो टाइम अलॉटमेंट है, जो कैंडिडेट्स डिसेबल्ड हैं उनको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये तो हर जगह का एक वो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 मिनट का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। अब देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वाइज उन्होंने दी हुई है, तो आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए तो ये 8 पॉइंट वही है। तो अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, इसका ये नहीं है कि मैंडेट है, लेकिन डिज़ायरेबल है। अगर आप इसमें
आपने अगर अपना स्टडी कर रखी है तो ये बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री जो है किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, आप ये देख लीजिएगा, फिर उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। बाकी देखिए इन्होंने कुछ ही स्पेशलिस्ट लिखा होता है क्योंकि इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स थी। बाकी सारी पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, अथॉरिटी से। और आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जैसे इस एप्लीकेशन की डेडलाइन 23 जनवरी है, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट हो और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, वो उससे पहले आपको मिल जानी चाहिए। अगर आपका अभी वेटिंग लिस्ट में है और आपको पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के बाद ही आएगा, तो आप अप्लाई मत करिएगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन। बाकी इन्होंने देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के थ्रू आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो शो कर सकते हैं, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़। देखिए 8.10 में वो ये बात बोल रहे हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा तब आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जैसे कि मार्कशीट्स पूरे 3 साल के, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन ओरिजिनल भी और इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी, जिसमें कि वो प्रॉपर टाइम फ्रेम सब कुछ मेंशन करें। और अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका एक तो रिज़ल्ट वेटिंग में ना हो, दूसरा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं तो आगे मैं कवर करूँगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या क्या आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि अगर आपके पास आप कोई भी कैटेगरी वाइज या आप डिसेबल्ड के हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वो भी वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो इन बातों का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कैसे आपने अप्लाई करना है, तो ये अप्लाई का प्रोसीजर मैं अभी आपको शो कर दूंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इसमें 2 स्टेप्स होंगे और उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है वो। अब देखिए इसमें वो एक पॉइंट पे काफ़ी एम्फोसिस दे रहे हैं जो है कि कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ इतना होना चाहिए 20 KB to 50 KB के बीच में। आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस फॉर्मेट में वो चाहते हैं कि वीडियो आपकी फ़ोटो हो। दूसरा जो ये फ़ोटो है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन से। तो बहुत लेटेस्ट फ़ोटो है, आजकल तो मिनटों में बन जाती है, तो आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा के फिर वो ही पेस्ट करवाइएगा या स्कैन करिएगा। इमेज की जो डायमेंशन है ये होनी चाहिए, ये आप फोटोग्राफर को दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। और फोटोग्राफ पे कोई भी कैप, स्पेक्स, गॉगल्स या ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल क्लियर शो करना चाहिए, कान वान आपको बिल्कुल क्लियर शो होना चाहिए। और देखिए अगर आप फ़ोटो नहीं अपलोड करेंगे ढंग से आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। लास्ट डेट यही है 23 जनवरी रात को 11:30 बजे तक। और इसमें देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये बोल रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी है, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी पर आते हैं, क्योंकि देखिए जो ऊपर के सारे पॉइंट्स मैं कवर कर चुकी हूँ। जो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो उसके 100 रुपीज़ लगेंगे। बाकी वुमेन कैंडिडेट्स और जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं जैसे SC ST PWD ASM, तो आप सब एग्जेम्प्टेड होंगे, तो वो लोग एग्जेम्प्टेड होंगे। अब फीस कैसे पे करना है, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या भीम UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप SBI ब्रांच में जाकर SBI चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फ़ी पे करने का जो लास्ट डेडलाइन है वो 25 जनवरी है, लेकिन अगर जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे हैं, आई वुड एडवाइस आप उसी वक्त हाथों हाथ पेमेंट भी कर दीजिएगा। आप ये थोड़ी ना कि आप एक बार आप फॉर्म भर रहे हैं 10 दिन बाद आके आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप SBI के थ्रू ऑफिशियल चालान के थ्रू करना चाहते हैं, ऑफलाइन चालान सॉरी, तो जो डेडलाइन है वो आप ध्यान रखिएगा कि 27 जनवरी उसकी लास्ट डेडलाइन है। बाकी देखिए आप इसमें अगर मैं आपको बताऊं, जो विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 28 जनवरी से 1 फरवरी तक है, और इसमें जो है वो चार्जेस भी लगाएंगे। बाकी ये है कि आप इसमें 2 बार अपना चेंजेस करवा सकते हैं,
लेकिन जितनी बार भी चेंजेस करवाएंगे देखिए 11.5 पड़िएगा कि इसमें करेक्शन चार्जेस 200 रुपये के लगेंगे, और अगर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये 500 रुपये लगेंगे सेकंड टाइम। तो अब ये अगर वाकई में पे करना चाहते हैं तो पे करिएगा, अदरवाइज़ अब पहली कोशिश में करिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म जो है वो करेक्ट भरा जाए, और कोई भी फ़ी आप भरेंगे वो कभी रिफ़ंड नहीं होगी। तो अगर आप ये सोचें कि मैं आज 100 रुपये भर देती हूँ और चलो मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं रिवोक कर लूँ अपनी एप्लीकेशन, कर लीजिए, लेकिन आपका पैसा कोई वापस नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है कि कहाँ कौन से सिटी में कौन कौन से सेंटर हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपके सेंटर की भी प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से सेंटर में आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो। अब देखिए स्कीम क्या रहेगा। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 4 टीयर्स में कंडक्ट होगा। पहला है कंप्यूटर बेस्ड, टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड, फिर से टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और टीयर 4 जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डेटा एंट्री स्किल होगा। अच्छा देखिए इसमें अब जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम की जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, और जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने जो पोर्टल है एसएससी का उस पर उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। वहाँ पर आपको वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, और जो भी सिस्टम है वो आपको नेक्स्ट बताते रहेंगे, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कितने क्वेश्चन है, 25, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इतने, टाइम अलाउड कितना है। जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए पेपर जो 1 है ये तो हो गया टीयर 1। टीयर 2 का पेपर 1 क्यूए अपना क्वांट आ गया, दोबारा से 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे मिलेंगे एक पेपर के लिए, ईच पेपर के लिए। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, पेपर 3 में स्टैटिस्टिक्स, पेपर 4 में जनरल स्टडीज़। तो ये आपका जो एक टोटल है वो रहेगा। दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें सिस्टम है, तो अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो अगर तुक्का वाली बात है, और अगर तुक्का सही बैठ गया तो ठीक है, लेकिन गलत हुआ तो आपके 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। टीयर 1 में इतने हैं, टीयर 2 में 0.25 हैं, तो इस हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा, और फिर उसको आप आगे का अपना तैयारी करिएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट करा है कि देखिए जो टीयर 2 में पेपर 3 है ना, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो JSO स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। और जो टीयर 2 में पेपर 4 है, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो टीयर 1 में सिलेक्ट हुए हैं और पेपर 4 ऑब्वियसली, और जिनके पोस्ट जिन्होंने अप्लाई किया है पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाई चांस आपने अप्लाई करा ही नहीं है इस पोस्ट के लिए तो आपका ये वाला पेपर नहीं होगा। साइमल्टेनियसली जो इन्होंने ये वाला पॉइंट लिखा है पेपर 4, ये तभी होगा आपका जो आपने अगर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रखा है तब। अब देखिए टीयर 3 में पेन एंड पेपर मोड होगा, और उसमें उन्होंने इन डिटेल लिखी हुई है कि कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम फ्रेम है, और आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप देखें यहाँ पर, हाँ, कि अगर जो आपका आंसर शीट होगी ना, वहाँ पे आप कहीं पर भी ना रोल नंबर वगैरह या कुछ भी उसके साथ टैम्परिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी टैम्परिंग होगी तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टीयर 4 जो होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। अब देखिए सिलेबस क्या है, अब इस सिलेबस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका डिटेल मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो इसमें क्या क्या जो सिलेबस हैं, क्वांट में क्या है, इंग्लिश में क्या है, देखिए वो सब है। टीयर 2 में क्या क्या है क्वेश्चंस, टीयर 3 में क्या, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, ये सब डिटेल में काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। स्किल टेस्ट क्या है, ये सब आप इसको पढ़ लीजिएगा तभी आप करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए जब आप ये फॉर्म भर देंगे ना, और बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही तरीके से आप अपना फॉर्म भर देंगे जैसे जैसे उनको चाहिए, उसके बाद आपको एक रोल नंबर और एडमिशन सर्टिफिकेट असाइन होगा, और जो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।
तो उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो शुरू होगा। और अगर आपका जैसे एक बार नाम आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया या आपको जॉब मिल गई है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए एडमिशन का आपको एक फॉर्म मिला है, एडमिशन सर्टिफिकेट मिला है, और उसके बाद आप फिर अप्लाई कर पाएंगे, आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने एडमिशन सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको एडमिशन सर्टिफिकेट जो है वो ssc.nic जो ये वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन करके आप देख पाएंगे। लेकिन जो डाउनलोड करने के ऑप्शन होंगे एडमिशन सर्टिफिकेट जो ये 14.6 है, ये आपको मिलेगी 3 से 7 दिन एग्ज़ाम से पहले का। और इसका प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जाना पड़ेगा। अब देखिए आपको क्या क्या ले जाना है जो मैंडेटरी है। ये 14.7 और 14.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसमें यह है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो एडमिशन सर्टिफिकेट जो अभी हमने बात करी है उसके साथ बिल्कुल 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स, जिसके अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे। ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, जैसे कि आधार कार्ड, ई आधार के प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, डीएल अगर आपका है, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो ये कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो वो आप ले जा सकते हैं। और अगर कुछ इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अपना 10th ईयर कॉलेज का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, तो ये भी चलेंगे। और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर PWD कैंडिडेट्स जो हैं जो स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो उनके पास एक कंप्लीट मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए या अंडरटेकिंग होना चाहिए और स्क्राइब की फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, ताकि उसके बेस पर फिर वो आपको अलाउ कर दे आने के लिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको फिर दोबारा अपीयर होना होगा, जिसमें कि फ़ोटो कॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब कैरी करके आपको ले जाना होगा। अब देखिए इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फिर आप उसको अप्लाई करिएगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स है इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये सारे पोस्ट हैं 15.3.1 से लेकर 0.7 तक, इसका अनेक्शर आप इसका ये जो है 27 ये आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या प्रूफ ले जाने हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए वही बात आ गई, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ और एक ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, जिससे कि वही है कि आपका जो है जो आपका फ़ोटो आईडी है वो वेरीफाई हो सके, जिसमें कि फिर से वही सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए ऑलमोस्ट, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। और आपको क्या क्या सबमिट करवाना है, कॉपीज़ क्या क्या करनी है, तो आप ओरिजिनल भी ले जाइएगा और फोटो कॉपी भी ले जाइएगा। मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो नीचे दिया गया है, मैं दिखा दूंगी आपको। एक्स सर्विसमैन के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब यहाँ पर है मेंशन, अनेक्शर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में हैं तो उनकी तरफ से NOC आपके पास होना चाहिए। और अगर आपका कोई नाम चेंज हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली इट हैपन्स आफ्टर मैरिज, तो आपके पास उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब देखिए इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है ये आप देख लीजिएगा कि टियर 1 में क्या है, ईच पेपर ऑफ टियर 2 एंड टियर 3। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC, EWS और अदर्स के लिए। और देखिए इसके बेस पर ही फिर आपका आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। जैसे मान लीजिए आप लिखो बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टियर 1 16.2 पढ़िएगा। उसके बाद जो CBT कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो अपीयर करेंगे टियर 2 एंड टियर 3 एग्ज़ाम के लिए। फिर उनका सेपरेट कट ऑफ निकलेगा फॉर पेपर 3 ऑफ टियर 2, जो इस पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है, और पेपर 4 जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। देखिए टियर 2 और टियर 3 एग्ज़ाम के होंगे सारे कैंडिडेट्स के लिए होंगे जो टियर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे।
और इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है जो टियर 2 में होगा, इन टियर 2 सारे ऑल जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू अपीयर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जो भी हमने आगे बात करी है। और सिर्फ वही कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो जो दूसरा पेपर है पेपर 3 और 4 के लिए आगे जाएंगे। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, पोस्ट के हिसाब से है और उस हिसाब से एग्ज़ाम्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो हम रह गए। जब आपने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अपने पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो आप उसका एग्ज़ाम थोड़ी ना देंगे। तो इसमें आपको कहीं घबराने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज़ करिएगा अपना। और देखिए अब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो आपके एग्रीगेट परफॉर्मेंस होगी 16.4 पढ़ रही हूँ मैं टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में, सॉरी टियर 1 एंड टियर 2 एग्ज़ाम में। उसके बाद उनका टियर 3 एग्ज़ाम्स में के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप टियर 3 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब आप ये सारे टेस्ट दे देंगे टियर 1, 2, 3, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये मैंडेटरी हैं और क्वालिफाइंग नेचर के होंगे ये। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप इसके लिए अपेयर नहीं करते हैं स्किल टेस्ट के लिए, जैसे या फेल हो जाते हैं, तो आप उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पर सीपीटी या डेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। तो आप इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। देखिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइए, ये पोस्ट वाइज होगा, स्किल वाइज होगा। तो अगर आपकी पोस्ट डिमांड करती है वो स्किल और अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप फेल हो जाएंगे पूरे प्रोसीजर में। और जो प्रेफरेंस है पोस्ट की, जो जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो या तो आपसे ऑनलाइन मांगी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, या जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट मांगी जाएगी। तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आगे मैं कवर करूँगी तो मैं अभी नहीं पढ़ रही इसको। और बाकी देखिए उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो फाइनल जो डिसीजन होगी वो आप वो चेंज नहीं कर सकते, ना आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है। और मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा और उस हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट होगी। और ये उन्होंने थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई अबाउट कोटा, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें अगर बाई चांस टाई हो जाता है, स्कोर्स में टाई हो जाता है, तो उसमें आपको फिर ये जैसे दो कैंडिडेट्स के बीच में टाई हो जाता है, 17 पढ़ रही हूँ मैं, तो वहाँ पे टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, टियर 2 में कितने हैं, टियर 3 में कितने हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको हायर प्लेसमेंट मिलेगी और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। 18 जो है वो ये बताता है आपको कि अगर आप कोई मिस कंडक्ट करते हैं तो उसके साथ आपके लिए क्या क्या एक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आप शीट्स लेके चले गए, या मान लीजिए आप किसी को बताए बिना आप एग्जामिनेशन वेन्यूज चले गए, या आप मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। देखिए वो आपको यही बोल रहे हैं, मैं आपको एक नटशल में बता देती हूँ कि जो मेन पॉइंट्स हैं कि आपको डेडलाइन से पहले भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, कुछ गलती मत करिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, आप कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए नेसेसरी। और यहाँ पर जो है वो सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन करी हुई है। बाकी ये है कि जब आप फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं तो आपको उसको प्रिंट आउट निकाल के आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज़ आपको कहीं पर भी उसका फॉर्म कहीं पर नहीं भेजना है। और देखिए यहाँ पर जो जी पॉइंट है वो ये है कि पेमेंट कितनी लगेगी, और आप एक सिंगल कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भरेगा, ये नहीं कि आप मल्टीपल भरते जाएं बार बार, वो मत करिएगा। क्या टाइम फ्रेम है डेटा करेक्शन करवाने का, डेटा और डिटेल्स करेक्ट करवाने का, तो सारा लिखा हुआ है। सिग्नेचर ढंग से होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ ब्लर्ड या बेकार नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको। और करेक्ट आपकी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि सारी कॉरस्पॉन्डेंस आपकी उसी पर ही होगी। और आपके पास 2 पासपोर्ट अलर्ट फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आधार का प्रूफ, कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और फोटो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। तो इन बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारी पोस्ट है ना, पी पढ़िएगा आप सेक्शन,
जितने भी हैं ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के साथ आती हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पूरी कंट्री में कहीं पर भी प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी फॉर्म का मैंने आपको फ़ोटो का मैं आपको बता ही दिया है। अब देखिए ये एनेक्चर वाइज है कि अगर आप मान लीजिए फिजिकल लिमिटेशन के साथ आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप एनेक्चर 1 आप भरवाइएगा और नेसेसरी पर्सन से इसको साइन करवाइएगा। और यहाँ पर अगर आप खुद का स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं तो एनेक्चर 2 है आपके लिए। एनेक्चर 3 है कि आपका कैसे फॉर्म भरना है। आप देखिए इसमें 2 प्रोसीजर हैं, तो ये मैं आपको डेमो दिखाऊंगी अभी। तो एक तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है और एक फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है ये मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगी, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ यहाँ पर। बाकी देखिए इसमें यह है कि आप यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि डू यू हैव आधार, नो। और यहाँ पर देखिए आधार ऑब्वियसली अगर नो है तो आप कोई डिटेल्स डाल नहीं सकते। आपके पास टाइप ऑफ आईडी क्या है आपको वो मेंशन करना होगा। आईडी नंबर, नाम, अपना नाम वेरीफाई करवाइए, कभी नाम चेंज करा है कि नहीं, फादर का नाम। तो अच्छा ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी डिटेल्स भर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा वो एग्जैक्टली वैसे ही मैच करें जैसे कि आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, 10th बेसिकली। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और फॉर्म में वो आपसे पूछेगा आगे वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी वेरीफाई करिए। और मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन डिटेल्स, एजुकेशन बोर्ड क्या था वेरीफाई करवाइए, रोल नंबर क्या था फिर वेरीफाई करवाइए, ईयर ऑफ पासिंग वेरीफाई करवाइए, जेंडर क्या है वेरीफाई कराइए जेंडर। और आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, मतलब हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े हैं आप। मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाइए। ईमेल आईडी दीजिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करवाइए। फिर कौन से स्टेट को आप बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जैसे वो मेंशन करिए, फिर सेव कर दीजिए इसको। ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो ये है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ये सब मेंशन करिए, वेरीफाई करिए दोबारा। नेशनैलिटी क्या है आपकी, और कोई आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे मान लीजिए आपके राइट गाल पे तिल है तो वहाँ पे आप वो लिख दीजिए कि मोल ऑन राइट चीक, या मान लीजिए कोई स्कार है तो स्कार ऑन राइट आईब्रो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे करके। और अगर आप कोई डिसेबिलिटी है येस नो मेंशन करेगा किस टाइप की डिसेबिलिटी है अगर है तो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर अगर एलिजिबल हैं आप तो आप इसमें मेंशन करिएगा। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो, स्टेट यूटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसको येस कर दीजिएगा, वो कॉपी पेस्ट कर देगा। और यहाँ पर देखिए डिटेल्स आ गई हैं सारी। एनेक्चर 3 देख लेते हैं कि आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ फेक नहीं है। फिर आप इसको फाइनल आई एग्री पे इस पर टिक मार्क करिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए इसका पार्ट टू में मेनली क्या है, वो सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि आपका रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। वो भी हम आगे देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो आप इसमें जब आप फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने डिस्कस किया, जब उसको अभी रजिस्टर कर लेंगे ना, तब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। आप उससे लॉगिन करिए, अप्लाई करिए, और मैं भी आपको शो कर दूंगी वो। ठीक है। उसके बाद जब आप ये डिटेल्स इसमें भरना शुरू करिएगा, वो भी हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, जेंडर, कैटेगरी, वेदर, पीडब्ल्यूडी, ये सब देख लीजिएगा आप। आई थिंक ये सारा प्री फिल्ड ही होगा क्योंकि आप पहले ऑलरेडी भर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, वो सबसे पहले आपसे मांगेगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप ऊपर देख के जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वो आप प्रेफरेंस अपनी भर दीजिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं या आपने कभी सर्व किया आर्म्ड फोर्सेस में, येस नो, तो आप उस हिसाब से भरिएगा। तो उसकी डिटेल्स है यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने कभी कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन करी है तो वो आप येस नो को उस हिसाब से भरिएगा। या कोई सेरेब्रल पॉलिसी, जैसे ये एक तरीके से दिमाग की बीमारी होती है, तो अगर कोई इससे सफ़र कर रहे हैं तो येस नो करके लिखिएगा। कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो वो मेंशन करिएगा, स्क्राइब की ज़रूरत है कि नहीं वो मेंशन करिएगा। और अगर आपको ज़रूरत है तो अगर आप खुद कराएंगे तो मेंशन करिएगा। और अगर एसएससी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आप
JSO पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए फिर 18.1 तो आप येस करिएगा अगर कर रहे हैं तो। और आपके पास अगर देखिए वो पूछ रहे हैं डू यू पोजेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो येस नो आप उस हिसाब से मेंशन करिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, तो आप उस हिसाब से मेंशन करिएगा, EQ पे मेंशन करिएगा। और एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं वो मेंशन करिएगा, अगर चाहिए है तो रिलैक्सेशन कोड मेंशन करिएगा यहाँ पर। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल ऑफ अपने क्वालिफिकेशन मेंशन करिएगा और उसके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा बोर्ड का। और यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग। और देखिए वो सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो एक डिपार्टमेंट है इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो हम शेयर करें ताकि उस हिसाब से आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ या आप खुद डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सेस कर पाएँ इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में या इस पर्टिकुलर ओपनिंग में, तो आप येस नो उस हिसाब से मेंशन करेगा। वो आपका क्या कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे चाहते हैं कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस मिले आपको सारी इनकी तरफ से। अब देखिए फ़ोटोग्राफ, देखिए यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, फ़ोटोग्राफ डालिएगा, अपना सिग्नेचर अपलोड करिएगा अपना यहाँ पर। और ये उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा आई एग्री, और जैसे यहाँ पर उन्होंने कैप्चा दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको वैसे ही भरना है। फिर उसके बाद आप अपना प्रीव्यू कर लीजिए एक बार इसको। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट दिया हुआ, ये वाला जो है एक्सेप्टेबल है, बाकी ऐसे कोई फ़ोटो ना हो, कटी पिटी ना हो, कोई जैसे हीरो टाइप की फ़ोटो या हीरोइन टाइप की फ़ोटो ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आप उल्टी फ़ोटो मत लगा दीजिएगा या बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट, या पता चले इतनी छोटी सी फ़ोटो लगा दी आपने। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। कोई हीरो के तो लिए अप्लाई कर नहीं रहे हो या हीरोइन के लिए अप्लाई कर नहीं रहे हो, तो जो उनको फॉर्मेट चाहिए उसी फॉर्मेट में आप बना के डाल दीजिएगा फ़ोटो। देखिए ये है उसके ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, तो जो अभी हमने फॉर्म में पढ़ दिया है तो ये उस हिसाब से है। और क्या क्या उसमें जैसे कहते हैं ना कि ऐसे नेचर ऑफ जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो वो क्या क्या बेंचमार्क्स हैं, देखिए वो ये नीचे आगे इन्होंने बता रखे हैं कि किस किस टाइप के जो बेंचमार्क्स हैं वो सारे हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर एब्रीवेशन वगैरह सब दिया। अब देखिए एनेक्सर 7 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब हम आगे मूव करते हैं। जो एनेक्सर 8 है ये है डिफेंस पर्सनल के लिए। अब जो 9th है वो है एक्स सर्विसमैन को अंडरटेकिंग जो देनी होगी। ये जो एनेक्सर 10th है ये है फॉर्मेट फॉर SC/ST कोटा वालों के लिए। 11th जो है ये OBC क्लासेस के लिए है। 12 जो है ये इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को प्रोड्यूस करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। जो ये वाला है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, तो ये जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं ये उनके लिए है, ये भी उन्हीं के लिए है। डिसेबल्ड कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का है ये। तो ये अलग अलग है, तो आप ये देख लीजिएगा, ये भी डिसेबल्ड कैटेगरी में है कि आप कौन से उसमें फॉल करते हैं अनेक्शर में, और फिर उस हिसाब से उस टाइप का आप फॉर्म आप भरिएगा। देखिए ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी की है, जो एग्जेम्पशन चाहते हैं स्किल टेस्ट से, तो ये वो फॉर्म है, तो ये उस हिसाब से भरिएगा। ये है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स का। आप देखिए यहाँ पर ये वो डिटेल हैं जो उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट्स होंगे। अब देखिए क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं। सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, तो ये इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN। अब देखिए मेल कैंडिडेट्स फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट हाइट रिलैक्सेबल क्या है इसमें। फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होगा, वॉकिंग जो है, साइकिलिंग। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फिज़िकल स्टैंडर्ड में हाइट कितना, वेट कितना, रिलैक्सेशन कितना है, फिज़िकल टेस्ट में क्या होगा। तो देखिए इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है जो पोस्ट होगी सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर की, तो जो पर्सन जिनको डिसेबिलिटी है उनको फिज़िकल स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेगा। फिज़िकल टेस्ट नहीं, फिज़िकल स्टैंडर्ड, तो ध्यान रखिएगा दोनों में फ़र्क है। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड है और ये फिज़िकल टेस्ट है। तो जो PWD कैंडिडेट्स होंगे उनको फिज़िकल स्टैंडर्ड वाला क्राइटेरिया जो है
वो मीट करना होगा। लेकिन जो इन्होंने ये भी लिखा है जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो जो फॉल कर रहे हैं वो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सीबीआई में क्या है, इसमें हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, मेल फीमेल के लिए क्या है, विजन क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, तो इसमें हाइट क्या है, मेन वीमेन, चेस्ट, विजन। तो ये सारा देखिए ये टोटल इन अ नटशेल मैंने आपको सर्कुलर का पूरा पढ़ा बता दिया है कि आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, कौन कौन से एनेक्शर्स हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फ़ीस लगेगी, क्या टोटल प्रोसीजर रहेगा, क्या एग्ज़ाम्स हैं, किस टाइप के एग्ज़ाम्स आएंगे, वो सब। अब देखिए अब जिसका नेक्स्ट सेक्शन है वो है कि हमें कैसे फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, आप इस जो नोटिस है आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर CGL सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे क्लिक करिए अप्लाई। देखिए वो मुझे बोल रहा है प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिए वो फॉर्म खुद खोल देगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी होंगी, तो यहाँ पर आप न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ क्लिक करिए। चलिए मैं वो कर देती हूँ। देखिए बेसिक डिटेल्स ये सब मैं आपको फॉर्म में दिखा चुकी हूँ सारा। डू यू हैव आधार, आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी, तो यहाँ पर आप आईडी चूज़ करिएगा, आईडी नंबर, नेम, वेरीफाई नेम, हैव यू एवर चेंज्ड, फादर्स नेम, वेरीफाई फादर नेम। देखिए सारा हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। फिर उसके बाद आप ये सेव कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं देखते हैं वो मैं खोल पाती हूँ कि नहीं। चलिए मैं डमी डिटेल्स भरती हूँ फिर आपको आगे का शो करती हूँ। अब देखिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने भर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने योर रजिस्ट्रेशन इज़ पार्शल, और ये जो टोटल है 14 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं आप तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं प्लीज़ लॉग इन करो अपने रजिस्ट्रेशन से, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं ओके कर देती हूँ। अब देखिए आप मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे फ़ोन पर भी आया है और मुझे ईमेल भी आई है, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करती हूँ और फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, मैंने पासवर्ड डाला है, और जो ये टेक्स्ट है ना ये मैं एग्जैक्टली ऐसे ही एंटर करूँगी। NPHCP, कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल लेटर में, लोअर केस में तो लोअर केस में, लॉगिन। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन, तो वही बोल रहा है कि जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप आपका ओल्ड पासवर्ड है वो दोबारा डालिए आप, और अब अपना जो है आप नया पासवर्ड बनाइए। तो मैं नया पासवर्ड बनाती हूँ फिर आगे देखते हैं। तो मैंने दोबारा से अपना पासवर्ड नया बना लिया, उसके बाद वो दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलेगा। मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया है। पहला पेज जो होगा वो सेम रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया था और जो अभी आपने पहला स्टेप भरा था। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए और उसके बाद वो नेक्स्ट आपका जो है प्रोसीजर शुरू करेगा। तो वो करते हैं फिर देखते हैं। अब देखिए मुझसे पूछ रहा है कौन से कैटेगरी में है, तो मैं वो कैटेगरी वगैरह भर देती हूँ। वो पूछ रहा है कि आप कौन से नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो कर दिया। मार्क्स जो है तो मैं यहाँ पर अभी जैसे लिख देती हूँ कि पर्सन, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी येस नो उससे आप भरिएगा आप इन्फॉर्मेशन। परमानेंट एड्रेस क्या है अपना वो भरिएगा यहाँ पर आप। स्टेट, यूनियन टेरिटरी वो भर दीजिएगा आप। ठीक है, तो मैं ये सारी डिटेल्स अभी जो है रैंडम डाल रही हूँ। अगर देखिए प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो मैं येस कर देती हूँ। देखिए उसने ऑटो कैप्चा कर लिया सारा। अब मैं जो है नेक्स्ट पे अभी क्लिक नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने कुछ डिटेल मिस कर दी है यहाँ पर, तो वो मैं भरती हूँ फिर आगे प्रोसीजर शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन सेव करूँगी। पिन कोड मांग रहा है वो मेरे से, तो पिन कोड जैसे डाल दिया मैंने यहाँ पर, सेव कर दिया। देखिए अब मेरे से वो डिक्लेरेशन मांग रहा है। ठीक है, तो मैं डिक्लेरेशन करके फाइनल सबमिट करती हूँ, फिर आगे का देखते हैं प्रोसीजर। अब देखिए यहाँ पर जब आप अपने डिटेल सबमिट कर लेंगे तो आपको मोबाइल OTP भी आएगा और ईमेल OTP भी आएगा। तो जैसे मेरे मोबाइल पर OTP आया है तो मैं भरती हूँ इन्फॉर्मेशन और फिर इसका आपको आगे का स्टेप शो करती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और उन्होंने बोला है कि आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है लॉगिन पर्पस के लिए, वो आपका प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉशनरी मैसेज वगैरह उन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन डेट क्या है, सबमिशन क्या है, जो जो हम सारी बातें कर चुके हैं वो सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें टोटल आपका जो पेमेंट है वो क्या है, जो नोटिफिकेशन वगैरह टोटल जो है वो इन्फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं इसमें अगर कोई और आगे स्टेप हो तो देखिए ये जो है मेरा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ये डैशबोर्ड है मेरा। आप जब भी आप लॉगिन करेंगे ना, होम पर आइए, देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए गो टू डैशबोर्ड, तो आप इसी पेज पर आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अप्लाई, प्रिंट की ऑप्शन आती है, डाउनलोड ऑफिस चलान, ऑनलाइन चलान, ऑफलाइन चलान। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो देखिए पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें मुझे कह रहा है कि आपने एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। अब आपने क्या करना है, ये है सेकंड स्टेप। अब आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगे जो आप अपने पहले कर चुके हो, लेकिन अब जो डिटेल्स हैं जैसे कि ये वाला कि आपके रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो हमने वहाँ पे चूज़ किया था, तो मैं अभी यहाँ पर डिटेल्स भर रही हूँ। आप एक सर्विसमैन हैं तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बाकी जितने भी देखिए एस्ट्रिक्स वाले नहीं है ना, जहाँ पे रेड स्टार नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि और क्या क्या वो पूछ सकते हैं। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नो कर दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो। एज रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो नो, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए मैं ये भर देती हूँ, डिटेल्स ग्रेजुएशन भर देती हूँ। यहाँ पर अब आपको डिटेल्स डालनी है, जो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था आपको, तो येस नो आप चूज़ कर लीजिए। आपका एड्रेस क्या है यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ना आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना होगा, ठीक है। अब आप वो चूज़ करिए, ये लास्ट स्टेप आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो ये यहाँ पर आप इसको अब येस ही करिएगा, नो मत करिएगा, क्योंकि वो आपको सिंपली बोल रहा है कि बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो है ना ये आपकी। तो बाकी ये है कि देखिए मैंने नोटिस एग्जामिनेशन पढ़ लिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस में देख लिए हैं, जो फ़ोटोग्राफ है वो बिल्कुल लेटेस्ट है मेरी। अग्री पे क्लिक करिए। यहाँ पर जो ये है कैप्चा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी करती हूँ, फिर आपको आगे का शो करती हूँ। अब देखिए आप प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा जैसे मैंने अभी करा है। यहाँ पर सारी डिटेल्स वो जो जो आपने भरी हैं वो एग्जैक्टली सब शो कर देगा, जो जो आप इन्फॉर्मेशन भरी है आपने। अगर आप सारी डिटेल्स सही हैं तो देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली। जैसे मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ तो देखिए प्रोविजनली जो है अब मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, मैंने ये एप्लीकेशन भर दी है। अब मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगी तो देखिए यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ़ी पेमेंट। तो देखिए क्योंकि मैंने जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से भरा था, तो इसलिए जो है या तो तब मेरे पास वो ऑप्शन आई थी, या फिर क्योंकि मैंने फ़ीमेल कैटेगरी में भरा है तो फीमेल कैटेगरी के लिए भी जो है फ़ी कोई नहीं है, इसलिए एग्जेम्पशन है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देती हूँ। तो ये जो है मेरी एप्लीकेशन भर गई, मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ गया है, ये भी हो गया है, ये मेरा फॉर्म भी भर दिया गया है। अब ये हो गया, मेरा फॉर्म भर गया। देखिए अगर मैं एक बार देखना चाहती हूँ एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। मॉडिफाई करना है तो आप देखिए यहाँ पर आकर क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, मैं इसको मॉडिफाई अभी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जैसे वो विंडो खुलेगी 28 जनवरी से तब मैं कर सकती हूँ। और देखिए रिज़ल्ट मार्क्स, तो यहाँ पर जो है अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दे देगा कि कौन सा आपने एग्ज़ाम ट्राई किया है, रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सबमिट करें आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये है टोटल प्रोसीजर प्रॉपर अप्लाई करने का, पेमेंट करने का। और एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ होम पे जाकर ऑफलाइन चालान का। देखिए डाउनलोड ऑफलाइन चालान,
यू आर एग्जेम्प्टेड। क्योंकि देखिए मेरे पास ऑप्शन अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने फीमेल कैटेगरी में भरा था। अगर आप जैसे आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर, और आप अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और चालान डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसका प्रिंट आउट लेकर आपको SBI के किसी भी ब्रांच में जाकर पेमेंट करनी होगी और फिर आप उसका डिटेल्स मेंशन करिएगा। तो ये टोटल प्रोसीजर रहेगा। वैसे देखिए देखा जाए तो कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन ही हो जाए, भीम UPI से या किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल प्रोसीजर है। काफ़ी लंबी वीडियो बनी है लेकिन टोटल आपको इन्फॉर्मेशन देती हुई मिली है। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पूछिएगा, पूरी कोशिश रहेगी विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करने का। सो ट्राई करिएगा, कुछ भी आपका डाउट है, कंसर्न है, पूछ लीजिएगा। गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा और जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, हम इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ऐसे ही कोई और आपको और डेमो ट्यूटोरियल्स चाहिए उनके बारे में बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी, या पूरी टीम जो है कोशिश करेगी बनाने का। और जो बेल आइकन है ना उसको लाइक कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thank you so much. Take care and all the best for this exam.